फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी और हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का एजुकेशन, जो कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंतर्गत आता है। आपकी बुक का नाम है कार्यस्थल को समावेशी बनाना, मतलब कि मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। आपका यूनिट 1 है, जिसका चैप्टर 1 है विविधता और अक्षमता। यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने को मिल जाते हैं। ये आपका चैप्टर 1 है, विविधता और अक्षमता। इस चैप्टर में हमें आप मेनली किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है? विविधता और विकलांगता। इन दो टॉपिक्स के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पूरा चैप्टर है। विकलांगता को परिभाषित करना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि विकलांगता को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। विकलांगता के लिए वर्तमान में कोई भी परिभाषा उपलब्ध नहीं है, परंतु कई परिभाषाएं विश्व भर में कई संस्थानों द्वारा दी गई हैं। विकलांगता की परिभाषा विकसित होती रही है। विकलांगता की परिभाषा है जिन्हें विभिन्न संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो वर्तमान समय में विकलांगता के लिए कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, कई अलग अलग संस्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने विकलांगता के लिए अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत करी है, और ये हर साल दर साल विकसित होती रहती है। पहली आती है विकलांग शिक्षा अधिनियम के द्वारा, ADEA, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एक्ट, एजुकेशन एक्ट। तो इन्होंने बताया कि विकलांग व्यक्ति को विकलांग बच्चों के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है मानसिक मंदता। यह एक ऐसी समस्या है जो बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। श्रवण दोष, बहरापन, सुनने में कोई परेशानी होना, भाषण या भाषा की दुर्बलता, बोलने में या फिर भाषा जो आप कह सकते हैं आपकी भाषा का प्रयोग करने में उसमें परेशानी होना, दृष्टिहीन, देखने में या अंधापन, गंभीर भावनात्मक गड़बड़ी, ऑर्थोपेडिक हानि, ऑटिज्म वाला बच्चा, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, अन्य स्वास्थ्य हानि या विशिष्ट सीखने की क्षमता, विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो विकलांग शिक्षा अधिनियम के द्वारा यह बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति को विकलांग बच्चे के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मानसिक मंदता हो सकती है जो कि उसके विकास को परिभाषित करती है। वो बहरा हो सकता है, ठीक है, बोलने में उसको परेशानी हो सकती है, अंधा हो सकता है इस प्रकार से, या फिर ऑर्थोपेडिक हानि या अर्जेंटीन वाला बच्चा, इस प्रकार की अन्य स्वास्थ्य से रिलेटेड या दिमाग पे लगी कोई चोट व्यक्ति उसे विकलांग बना सकती है। ठीक है, वो व्यक्ति विकलांग हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा क्या बताया गया कि विकलांगता को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करता है। WHO क्या करता है? विकलांगता को एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें हानि, गतिविधि सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। इसका क्या मतलब है? गतिविधि सीमाएं और भागीदारी। गतिविधि सीमाओं से मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ काम हो, कुछ ऐसे काम जो कि वो नहीं कर सकता, वो उसकी क्या है? सीमाएं हैं। ठीक है, जबकि बाकी जो अन्य मनुष्य हैं, आप कह सकते हैं नॉर्मल लोग हैं, वो कर सकते हैं, परंतु एक विकलांग व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता। तो उसकी गतिविधि की जो सीमाएं हैं वो, और फिर भागीदारी, वो बाकी लोगों की तरह समाज में मिलजुल नहीं सकता। हानि शरीर के कार्यों या संरचनाओं में एक समस्या है। एक गतिविधि सीमा किसी कार्य या क्रिया समाप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है। तो क्या है गतिविधि सीमा? क्या है? किसी कार्य या क्रिया को समाप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई। जबकि भागीदारी प्रतिबंध एक व्यक्ति द्वारा जीवन स्थिति में शामिल होने के में अनुभव की जाने वाली समस्या है कि एक व्यक्ति नॉर्मली अपने जीवन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक प्रकार से विकलांग है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है जिसके कारण अपने दैनिक जीवन में सभी लोगों से सही प्रकार से नहीं मिल पाता, ठीक है, तो कोई व्यक्ति जिसको एक प्रकार की कोई भी समस्या है जिसके कारण वो अपने जीवन में जो बाकी उसके सदस्य लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ नहीं घुल मिल पाता, तो वो क्या है? विकलांग व्यक्ति है। इस प्रकार विकलांगता एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति को एक समाज से अलग बनाती है। तीसरी आती है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर कन्वेंशन का प्रतिपादन, CRPD 2006। तो एक कन्वेंशन हुआ था विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके अधिकार के तौर पर, ठीक है, उनके अधिकार के लिए, तो 2006 में। तो उसके बारे में क्या बताया गया? जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी अपनाया गया। विकलांगता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विकलांगता
विकलांग व्यक्तियों के पर्यावरणीय और व्यवहार से उत्पन्न होती है, जो उनके पूर्ण विकास में बाधा डालती है। तो विकलांगता क्या है? विकलांगता विकलांग व्यक्तियों के पर्यावरणीय, उनके आसपास का जो पर्यावरण और उनके व्यवहार है उससे उत्पन्न होती है, जो कि उनके विकास में बाधा डालती है। दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में भागीदारी को भी प्रभावित करती है, कि जो विकलांगता है वो एक व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वो लोगों के साथ और समाज में घुल मिल नहीं पाता। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विकलांगता के कुछ मॉडल्स। ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मॉडल भी माने जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला मॉडल आता है धार्मिक या नैतिक मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति को इस प्रकार के रूप में देखा जाता है कि उसने अपने पुराने जन्म में कुछ पाप किए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको इस जन्म में विकलांगता मिली है। तो इसको देखते हैं कि विकलांगता का सबसे पुराना मॉडल कौन सा है, नैतिक या फिर धार्मिक मॉडल। इस मॉडल के तहत विकलांग व्यक्तियों को पाप के रूप में देखा जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक व्यक्ति जिसको जो विकलांग है उसको किसके रूप में देखा जाता है, पाप के रूप में देखा जाता है कि उसने कोई पाप किया है इसीलिए वो विकलांग है। विकलांगता को अतीत में किए गए गलत कर्मों के लिए भगवान की ओर से दंड माना जाता है। ठीक है, कि भगवान के द्वारा उसे दंड दिया गया है क्योंकि उसने अपने पिछले, आप कह सकते हैं अतीत में क्या करा है, कोई गलत काम किया है। इस प्रकार विकलांग व्यक्तियों को विदेशी माना जाता था। उन्हें मुख्य धारा के समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब जो मेन आपका सोशलिस्टिक है, जो मेन समाज है, मुख्य धारा के लोग हैं, उनसे अलग रखा जाता है। वे समाज के अन्य सदस्यों को उपलब्ध शिक्षा, सामाजिक जीवन और रोजगार के किसी भी अधिकार के हकदार नहीं थे। तो इस मॉडल के अंतर्गत क्या था कि जो भी विकलांग व्यक्ति है वो समाज के अन्य लोगों की तरह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था, सामाजिक जीवन या फिर रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता था। वे जो कुछ भी उसके लिए है वह स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो विकलांग व्यक्ति है, जो उसकी विकलांगता है, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। विकलांग सदस्य वाले परिवारों को शक की निगाहों से देखा गया। इससे बचने के लिए विकलांग सदस्यों को आमतौर पर उनके परिवार द्वारा छुपाया जाता था। ठीक है, तो विकलांग लोगों को जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको छुपाते थे, क्योंकि समाज के लोग उन पूरी फैमिली को किसके तौर पर, पाप के तौर पर देखा करते थे। इससे बचने के लिए विकलांग सदस्यों को आमतौर पर परिवार द्वारा छुपाया जाता था। ना तो सरकार और ना ही समाज को उनकी समस्याओं से कोई सरोकार था। तो ना ही सरकार उनको सहानुभूति देती थी, ना ही समाज के लोग। हालांकि ऐसी कई संस्कृतियां हैं जो विकलांगता को पाप और उसी के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो ऐसी कई संस्कृतियां हैं, ऐसी कई संस्कृतियां विश्व भर में जो कि विकलांगता को एक पाप के तौर पर देखती है कि इस व्यक्ति ने कोई पाप किया है तभी ये विकलांग है। हालांकि यह मॉडल अक्षमता को पिछले जन्म में किए गए कार्यों के प्रतिफल के रूप में देखती है। ठीक है, तो ये लोग क्या है, अक्षमता या फिर उसकी जो विकलांगता है किसी व्यक्ति की, उसको किसके पिछले जन्म में किए गए पाप के तौर पर देखती है। इसे ईश्वर द्वारा किसी व्यक्ति या परिवार पर दी गई सजा के रूप में भी देखा जाता है। फिर आता है चिकित्सा मॉडल। चिकित्सा मॉडल के अनुसार लोग यह मान सकते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को समुदाय में सक्रिय रूप से शामिल होने या भाग लेने से पहले इलाज कराना आवश्यकता है। तो चिकित्सा मॉडल के लोग क्या मानते हैं कि जो भी कोई विकलांग व्यक्ति है, चाहे वो लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, ठीक है, तो उसको क्या है, समाज में जुड़ने से पहले क्या इलाज कराना आवश्यक है। या चिकित्सा हस्तक्षेप के माध्यम से इलाज की आवश्यकता है, या फिर उसको चिकित्सा के माध्यम से उसका इलाज किया जा सकता है। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि अधिकांश विकलांग व्यक्ति समाज में भागीदारी के समान अवसर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस मॉडल के अंतर्गत भी क्या, चिकित्सा मॉडल के अंतर्गत भी अधिकांश लोग समाज में, जो भी विकलांग व्यक्ति है, अधिकांश लोग वो समाज में नहीं जुड़ सकते। ये उनके एक प्रकार से क्या है, उन्हीं की प्रॉब्लम है। चैरिटी आधारित मॉडल, इस मॉडल को मैं सिंपली शब्दों में बताऊं तो चैरिटी आधारित मॉडल में वो लोग आते हैं, वो विकलांग लोग आते हैं जिनको चैरिटी पर, जिनका जीवन चैरिटी के आधार पे चल रहा होता है, मतलब कि उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी, आप कह सकते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मिशनरियां हैं, जिन पे लोगों को रखा जाता है, विकलांग लोगों को, और वो हॉस्पिटल्स किस पे, चैरिटी पे चल रहे होते हैं। यह मॉडल देखभाल और सहानुभूति के दृष्टिकोण पर आधारित था। यह माना जाता था कि विकलांग लोगों के साथ देखभाल और दया के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस मॉडल में क्या मानते थे कि जो विकलांग व्यक्ति है उसको देखभाल के साथ और उसके साथ दया के साथ उसकी क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण पश्चिमी समाज में अत्यधिक प्रभावित था। मतलब पश्चिम का जो समाज है उसमें ये वाला दृष्टिकोण बहुत ज्यादा प्रभावित था, काफी ज्यादा फैला हुआ था।
इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में बड़ी संख्या में धर्मार्थ अस्पताल और संस्थान खोले गए। ठीक है, धर्म से रिलेटेड अस्पताल और संस्थान खोले गए जिसमें विकलांग लोगों का ध्यान रखा जाता था तथा इलाज किया जाता था। यहाँ पे कथा नहीं तथा है, तथा इलाज किया जाता था। यह सभी संस्थान चैरिटी पर आधारित थे। चैरिटी में आए धन के द्वारा इन संस्थानों में विकलांग लोगों का ध्यान रखा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन संस्थानों में जो कि चैरिटी पर चलते हैं, इनमें चैरिटी के द्वारा जो धन आता है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का इलाज किया जाता था, इनका जीवन देखरेख की जाती थी। गंभीर रूप से बीमार लोग की देखभाल के लिए ब्रिटिश काल में दुनिया भर में मिशनरिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो ब्रिटिश काल के दौरान दुनिया भर में किनकी मिशनरियों को बनाया गया और धर्म से रिलेटेड जो अस्पताल है उनका निर्माण किया गया ताकि विकलांग व्यक्तियों का अधिक से अधिक ध्यान रखा जा सके। फिर आता है सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल बहुत अलग सोच पर परिचय देता है। ठीक है, तो सामाजिक मॉडल बाकी सभी मॉडलों से अलग है। विकलांगता को एक ऐसे वातावरण के साथ व्यक्ति की बातचीत का परिणाम के रूप में पहचाना जाता है जो उस व्यक्ति के मतभेद को समायोजित नहीं करता। तो विकलांगता को किस प्रकार से देखा जाता है कि विकलांगता को एक ऐसे वातावरण मतलब एनवायरनमेंट के साथ व्यक्ति की बातचीत, एक ऐसा वातावरण जिसमें जो विकलांग व्यक्ति है वही रह सकता है, उसके तौर पर उसको उस विकलांग व्यक्ति को समाज से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप रूप में पहचाना जाता है जो उस व्यक्ति के मतभेद को समायोजित नहीं करता। सामाजिक मॉडल के तहत बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाधाएं के दूर करने, सामाजिक मॉडल में क्या है कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है और उसको कोई काम करने में बाधा आ रही है तो क्या होगा, उस बाधा को दूर करा जाएगा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, ताकि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों की तरह भाग लेने के समान अवसर मिले। ठीक है, समुदाय में भागीदारी को बाधित करने वाली भौतिक, सामाजिक और संचार बाधाओं को खत्म करने के लिए समाज को बदलने की जरूरत है। सामाजिक मॉडल के तहत अक्षमता समाज की गलती नहीं बल्कि इसकी विविधता का एक तत्व है। अक्षमता क्या है? समाज की गलती नहीं है, मतलब कि समाज में कई सारे लोग रहते हैं, अमीर गरीब, आप कह सकते हैं स्वस्थ हेल्थ वाले भी रहते हैं, मीडियम हेल्थ वाले भी और खराब हेल्थ वाले भी। उसी प्रकार अक्षमता, जो विकलांग लोग हैं वो भी एक समाज का हिस्सा है। ठीक है, और समाज में विविधता के एक तत्व है। अब इस लाइन को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है? सामाजिक मॉडल के तहत बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि विकलांग व्यक्ति दूसरों की तरह समाज में भाग ले सके। अब इस पॉइंट को समझिए, इसका सिंपली सा है कि कोई एक विकलांग व्यक्ति है जो कि चेयर पे बैठा हुआ, व्हील चेयर पे। ठीक है, उसे इस घर के अंतर्गत जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियां हैं जाने के लिए। ठीक है, एक विकलांग व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। अब जो सामाजिक मॉडल है उसके तहत क्या किया जाएगा कि ये जो सीढ़ियां इस विकलांग व्यक्ति के लिए बाधाएं हैं, इन सीढ़ियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पे एक रैंप वॉक लगा दी जाएगी ताकि ये व्हील चेयर वाला व्यक्ति सिंपली यहाँ से व्हील चेयर के ऊपर बैठे बैठे ही यहाँ से चल के जा सके। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं, इस जो आप कह सकते हैं सीढ़ी जो बाधा है, इसको समाप्त कर दिया गया और व्यक्ति को घर के अंदर पहुंचा दिया गया। इस प्रकार की जो आप कह सकते हैं बाधाओं को दूर किया जाता है। ऐसे उदाहरण आपको और भी मॉडल में देखने को मिल जाएंगे। अधिकार आधारित मॉडल, विकलांगता के लिए मानव अधिकार आधारित मॉडल विकलांग व्यक्तियों को अधिकार के विशेष रूप में स्वीकार करके इन व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए राज्य और अन्य लोगों की जिम्मेदारी के रूप में सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब अधिकार आधारित मॉडल क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है। ठीक है, इस प्रकार का अधिकार है और यही अधिकार विकलांग लोगों को भी मिलता है और ये मॉडल इसी पर आधारित है कि व्यक्ति को अधिकार के विशेष के रूप में स्वीकार करना, कि उस व्यक्ति का भी अधिकार है कि वो भी हमारी तरह जीवन जी सके, जो विकलांग व्यक्ति है, तो हमें उसे स्वीकार करना है। इन व्यक्तियों का सम्मान करना और राज्य और अन्य लोगों की जिम्मेदारियों के रूप में सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह समाज में बाधाओं को भेदभावपूर्ण मानते हैं और विकलांग व्यक्तियों को ऐसी बाधाओं का सामना करने पर शिकायत करने के लिए अवकाश प्रदान करते हैं। उन व्यक्तियों के पास अधिकार है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो किससे, हम लोगों से या फिर किसी और व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि उनको क्या शिकायत है। अधिकार आधारित मॉडल के तहत विकलांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसरों और भागीदारी के अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। इस मॉडल के अंतर्गत हर विकलांग व्यक्ति को अधिकार है कि वो शिकायत कर सकता है कि उसे किस चीज से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझिए कि दिल्ली में जिस प्रकार से
पहले के समय में आपने देखा होगा डीटीसी जो बसें चलती थी, उन बसों में आपको रैंप वॉक देखने को नहीं मिलता था, परंतु आप नई बसों में देखेंगे तो आपको क्लस्टर जो बसें चलती हैं ऑरेंज कलर की, उस बसों में आपको रैंप वॉक बना बनाया मिलेगा। भले ही वो यूज में नहीं आता हो, ठीक है, परंतु उसको दिया गया। तो इससे पहले क्या था कि कुछ लोगों ने उसके लिए शिकायत करी होगी, तो उसको बनाया गया, परंतु लोग उसे यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से उनका अधिकार है कि अगर उन्हें परेशानी है सीढ़ियों से, तो वो शिकायत कर सकते हैं कि ये सीढ़ियों के बदले हमें रैंप वॉक की भी आवश्यकता है। तो लोग क्या करेंगे, रैंप वॉक वहां पे बनवाएंगे। इस प्रकार की चीजें उनके अधिकार के अंतर्गत आती हैं। तदनुसार हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह अधिकार को बढ़ावा दे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो उनके अधिकार है उनको बढ़ावा दें, ठीक है, उनके जो शिकायत है उनको सॉल्व करें। संरक्षित करना और सुनिश्चित करने के लिए वास्तविकता। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों को अपने अधिकार का दावा करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को भी क्या है, अधिकार है और उनके पास क्षमता है कि वो अपने निर्णय ले सकते हैं। तो ये मॉडल है किसके, विकलांगता के। अब बात करें प्राचीन भारत में विकलांगता की अवधारणा किस प्रकार है। प्राचीन भारत में जो विकलांगता थी उसकी अवधारणा किस प्रकार है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद, सबसे पुरानी पुस्तक जो अभी भी दैनिक उपयोग में है, विकलांग लोगों का उल्लेख करती है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है उसमें विकलांग लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है। और अश्विन अर्धद्रव्य चिकित्सा जुड़ाव या सोमा जादू औषधि व्यक्तित्व द्वारा उपचार का उल्लेख करती है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत अंतर्गत इन चीजों का आप कह सकते हैं उपचार, जो उनका ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, विकलांग लोगों का उल्लेख करती है। और अश्विन अर्धद्रव्य चिकित्सा जुड़ाव या सोमा जादू औषधि के द्वारा क्या व्यक्तियों का उपचार करने की बात करती है। भारत में वैदिक युग शिक्षावाद और प्राणों से अधिक अत्यधिक था। ठीक है, तो भारत में जो वैदिक युग था उसमें शिक्षा को काफी ज्यादा माना जाता था। इस अवधि के दौरान बच्चों की क्षमता और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। मतलब जो बच्चे की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं पढ़ पाता तो उससे उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा बाकियों के मुकाबले, उसकी क्षमता के अनुसार उसको क्या दिया जाएगा, शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का समग्र मतलब पूरी तरह से विकास हो सके, मानसिक शारीरिक हर प्रकार का विकास उस व्यक्ति का हो सके शिक्षा के द्वारा, ताकि यह सामाजिक मानदंडों में फिट हो सके। कि जो समाज है, ठीक है, उसके जो मानदंड है, उसको उसकी जो कंडीशन है समाज की उसमें फिट हो सके, इसीलिए उसको शिक्षा दी जाती थी। पवित्र समाज के विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। वैदिक साहित्यों में विकलांग लोगों के साथ भेदभाव का अत्यधिक उल्लेख नहीं मिलता। तो जो वेद के जो साहित्य हैं उनमें विकलांग लोगों के लिए आप कह सकते हैं भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बाद के, यहाँ पे दा आएगा, ठीक है, बाद के वैदिक युग में ब्राह्मणवाद के आगमन के साथ धार्मिक विश्वास समाज पर हावी हो गया। जब ब्राह्मणवाद आया, ठीक है, और फैलने लगा, तो उस समय क्या हुआ, ब्राह्मणवाद के साथ धार्मिक विश्वास समाज पर हावी हो गया और विकलांग लोगों को विकलांगता के तौर पर देखा जाने लगा। मुगल काल के दौरान तान के कुछ निशान, सॉरी, यहाँ पे मुगल काल के दौरान दान के कुछ निशान मिले हैं। यहाँ पे लिखने में गलती हुई, बाकी ये नोट्स सही कर दिए जाएंगे। तो मुगल काल के दौरान दान के कुछ निशान देखे जा सकते हैं, जो कि जातक प्रणाली, तानी आएगा यहाँ पे, जातक प्रणाली थी, जिसका अर्थ है कि भुगतान व्यक्ति की आय को दान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भुगतान है, किसी व्यक्ति को भुगतान करना है, वो उसको किसके रूप में दिया जाएगा, उस व्यक्ति के आय के रूप में दिया जाएगा। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कुछ सम्राट आगे आए और विकलांग लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य प्रणाली और पुनर्वास की आवश्यकता भी करी। ठीक है, तो मुगल काल के दौरान भी विकलांग लोगों का थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया। उनको उनके आप कह सकते हैं कि अगर उनको पैसा देना है तो उनको वो उनकी आय के रूप में दिया जाता था। वहीं पे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट भी सामने आए, ठीक है, आगे बढ़कर आए, और जिन्होंने क्या करा, रोजगार दी, स्वस्थ प्रणाली और पुनर्वास के लिए रहने के लिए जगह की आवश्यकता कराई। राम 2004 में राम ने एक चीज बताई, राम नाम के व्यक्ति ने, कि अपने निष्कर्ष में उल्लेख किया कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व कौटिल्य ने विकलांग व्यक्तियों के अपमान करने वाले शब्दों का उपयोग प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौटिल्य ने क्या करा था, कौटिल्य ने कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी शब्द यूज करे जाते थे उनके अपमान करने के लिए, उनको क्या, उन पे बैन कर दिया।
उसने अपने जासूसी नेटवर्क में कई विकलांग लोगों को भी नियुक्त किया था। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान विकलांग लोगों के प्रति सहानुभूति गति पकड़ती है। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश काल जब चल रहा था उस समय विकलांग लोगों के लिए जो सहानुभूति थी पूरे देश की वो बढ़ने लगी। इस प्रकार विकलांगता के चैरिटी मॉडल क्या हुआ, फैलना शुरू हुआ। चैरिटी मॉडल क्या हुआ, ब्रिटिश काल के अंतर्गत फैलना चालू हुआ। धार्मिक गतिविधियों के प्रचार और प्रसार के लिए भारत में कई ईसाई मिशनरियां खोली गई। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियां खोली गई जहां पे विकलांग व्यक्ति को रखा जाता था, उनका इलाज किया जाता था। ठीक है, वो भी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई थी। विकलांग लोगों को समाज में कमजोर और गैर योगदानकर्ता के रूप में देखा गया था। तो विकलांग लोगों को कैसे देखा जाता है, किन की नजरों से, कमजोर और गैर योगदानकर्ता। गैर योगदानकर्ता मतलब कि वो समाज में अपना योगदान नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें गैर योगदानकर्ता कहा जाता था। फिर आता है पश्चिमी समाज में विकलांगता की धारणा की आएगा। विकलांगता की धारणा ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी देशों में विकलांगता पूर्व ग्रह और भाई से जुड़े हुए थे। ठीक है, पूर्व ग्रह से जुड़े हुए थे। पश्चिमी विकलांगता जो थी पूर्व ग्रह मतलब पुराने समय से जुड़ी हुई थी। विकलांगता को बुराई और जादू टोने के साथ जोड़ा गया। तो पश्चिमी समाज में विकलांगता को किसके तौर पर, जादू टोने के तौर पर और एक बुराई, समाज में एक बुराई के तौर पर देखा जाता था तथा लोग आमतौर पर उनका मजाक उड़ाते और उन पर हंसते थे। तो लोग क्या करते थे, विकलांग लोगों का मजाक उड़ाते और उन पर हंसा करते थे। हालांकि 15वीं शताब्दी में विकलांगता की धारणा में एक बदलाव आया और मजाक से सहानुभूति और इलाज में बदल गया। तो 15वीं शताब्दी में विकलांगता के क्षेत्र में क्या आया, बदलाव आया और जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वो उन्हें सहानुभूति देने लगे और उनका इलाज करवाने लगे। बौद्धिक विकलांगता से क्या तात्पर्य है, बौद्धिक विकलांगता से तात्पर्य है बुद्धि से रिलेटेड अपंगता, बुद्धि से रिलेटेड डिसेबिलिटी। बौद्धिक विकलांग लोगों के लिए बड़ी संख्या में एकांतवास, जहाँ पे बिल्कुल एकांत रहे, वो बनाए गए। पागलपन के लिए कारावास का निर्माण किया गया और विकलांग लोगों को संस्थागत सेटिंग में अलग करने शुरू किया गया। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में विकलांग लोगों के लिए भी काम किए गए, जैसे कि एकांतवास का निर्माण किया गया, कारावास का निर्माण किया गया और विकलांग लोगों को संस्थागत सेटिंग से अलग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के काम किए गए। यूरोप में पूंजीवाद आगमन के साथ समाज में गैर योगदानकर्ता, जिसमें विकलांगता भी शामिल है, समाज में उनके कम योगदान के कारण पूरी तरह से अलग हो गए थे। तो यूरोप में क्या हुआ, जब यूरोप में पूंजीवाद की जो व्यवस्था है वो बढ़ने लगी, तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को आप कह सकते हैं, उन्हीं लोगों को समाज में रहने की इच्छा, आजादी थी जो कि योगदान करता थे, मतलब जो समाज में कुछ काम कर सकते थे, ठीक है, योगदान दे सकते थे। परंतु विकलांग लोग गैर योगदान करता थे, ठीक है, तो उन्हें समाज में उनके कम योगदान के कारण पूरी तरह से अलग कर दिया, उन्हें समाज से अलग कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद विकलांगता की अवधारणा 18वीं शताब्दी तक विकलांग लोगों की उपेक्षा की जा रही थी और समाज पर नकारात्मक रूढ़िवादी बोलबाला था। तो 18वीं शताब्दी तक क्या था, विकलांग लोगों की आप कह सकते हो उपेक्षा, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी उपेक्षा की जा रही थी और नकारात्मक रूढ़िवादी जो व्यवस्था है वो पूरे समाज पर फैली हुई थी। भारत की स्थिति भी बाकी देशों की तरह थी। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी समाज में विकलांगता को व्यक्ति की समस्या के रूप में माना जाता है। तो आधुनिक औद्योगिक पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो विकलांग व्यक्ति है वो उसकी क्या है, विकलांग व्यक्ति की एक समस्या है, वो उसी की समस्या है, किसी और की नहीं। उन्हें समाज में कमजोर और कम सक्षम के रूप में देखा जाता था, लेकिन रवैया पहले की तरह समाज से अधिक सहिष्णु था। तो लोगों का क्या था, रवैया और ज्यादा सहिष्णु था। भारत में विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए पहला 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। पहल कब हुई, 19वीं शताब्दी के अंत में, जब उन लोगों जो विकलांग हैं उनको शिक्षा प्रदान करी जाने लगी, जिसमें नेत्रहीन व्यक्ति, श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की गई। ऐसे लोग जो कि नेत्रहीन है, देख नहीं सकते, ठीक है, जो सुन नहीं सकते, श्रवण बाधिक है, बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना की गई। 20वीं सदी तक पूरे देश में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल खोले गए। 20वीं सदी में क्या हुआ, 20वीं सदी तक क्या हुआ, बड़े बड़े स्कूल खोले गए, बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए ऐसे लोगों के लिए जो कि सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। हाल के दिनों में विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विशेष स्कूल खोले गए।
तो वर्तमान समय में भी विकलांग लोग जो है उनके लिए स्कूलों की ओपनिंग की गई है। एक नए सामाजिक समाजशास्त्री और मानवाधिकार दृष्टिकोण विकसित किया। ठीक है, तो एक क्या हुआ, एक नया समाजशास्त्री और मानवाधिकारी दृष्टिकोण भी बनाया गया, जहां चिकित्सा मॉडल को धीरे धीरे सामाजिक मॉडल में बदला गया। तो क्या हुआ, समाजशास्त्री, नया समाजशास्त्री और दृष्टिकोण, विकलांग लोगों के लिए नए नए दृष्टिकोणों का निर्माण किया जाने लगा। साथ में चिकित्सा मॉडल को सामाजिक मॉडल के साथ बदला गया। इस विचारधारा के साथ ही विकलांग लोग समाज का हिस्सा हैं और उन्हें समाज में होने वाली शिक्षा सहित सभी गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त है। तो नए मॉडलों का निर्माण किया गया। ठीक है, साथ में प्रत्येक व्यक्ति जो विकलांग है उसको अधिकार था कि वह समाज में शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में सर उठा के रह सके। विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण के प्रमुख बदलाव के परिणाम स्वरूप विकलांगता के विभिन्न शैक्षिक में मानवाधिकार का दृष्टिकोण आया। अब देखिए, विकलांगता के प्रति क्या है, जो दृष्टिकोण है, कोई व्यक्ति है उसके प्रति क्या दृष्टिकोण में क्या आया, प्रमुख बदलाव आया। परिणाम स्वरूप मानवाधिकार कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है अपने जीवन जीने का, चाहे वो विकलांग हो चाहे वो नॉर्मल हो। तो इस प्रकार की विचारधारा भी या दृष्टिकोण आप कह सकते हैं सामने आया। फिर आता है लिंग और अक्षमता, मतलब कि लिंग के आधार पे लिंग और विकलांगता किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। लंबे समय से महिलाओं को समाज में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो इस वाले टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, जो महिलाएं हैं उनके बारे में और अक्षमता, जो उन महिलाओं की विकलांगता है उसके बारे में। तो लंबे समय से समाज में आप देख सकते हैं कि पुराने समय से ही महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। वे सामाजिक बहिष्कार और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में गैर भागीदारी के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। तो समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया। ठीक है, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। विकलांगता ने उन्हें उनकी अक्षमता और उनके लिंग के कारण दोहरा भेदभाव के रूप में चित्रित करने के लिए मजबूर किया। तो सपोज करिए कि एक औरत जिसको विकलांगता है, वो लंगड़ी लूड़ी हो सकती है, ठीक है, उनको कोई और प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो एक विकलांग औरत की जब शादी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके ऊपर दोहरा, एक तो उसको भेदभाव तो झेलना पड़ ही रहा है कि पुरुष महिलाओं से ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा काम करते हैं, इस प्रकार का भेदभाव तो झेलती ही है बेचारी। साथ में वो महिलाएं विकलांगता के कारण दोहरा जो भेदभाव है वो उन्हें देखना पड़ता है। विकलांगता के उन्हें अक्षमता और उनके लिंग के कारण दोहरा भेदभाव के रूप में चित्रित किया जाता है, मजबूर किया जाता है, जिससे वो क्या है, हाशिए पर आ जाती है। विकलांग महिलाओं को अक्सर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर में कमी होती है। तो ऐसी औरतें जो कि विकलांग हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक या फिर आप कह सकते हैं राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता। शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करना उनके लिए कठिन कार्य बन जाता है कि जो विकलांग औरत है, ठीक है, उसको शिक्षा प्राप्त करना उसके लिए काफी ज्यादा कठिन बन जाता है। नतीजे जनक वे यौन और शारीरिक शोषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, यौन और शारीरिक शोषण, उनका शोषण किया जाता है। ठीक है, बाल विवाह, जैसे बाल विवाह, प्रारंभिक गर्भावस्था और महिलाओं जननांग विकृति, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो महिलाओं में विकलांगता के लिए भी जिम्मेदार है। तो एक औरत किस प्रकार विकलांग होती है, उसके कुछ बताया गया कि बाल विवाह, बचपन में ही उसका विवाह करा दिया गया। ठीक है, अब विवाह करा दिया गया तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, जो वो चीजें ही नहीं समझ पाएगी तो वो उन जिम्मेदारी को किस प्रकार निभा पाएगी, तो क्या होगा, उसमें विकलांगता बनती रहेगी। प्रारंभिक गर्भावस्था, मतलब कि आप कह सकते हैं शुरुआत में ही उसे गर्भावस्था में उसके साथ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ठीक है, कि कोई सपोज करिए उदाहरण के लिए कि एक महिला जो है वो माँ बनी, ठीक है, और गर्भावस्था में ही उसके साथ कोई हानि हुई और बच्चा जो है उसके ऊपर क्या हुआ, असर पड़ा, तो बच्चा क्या हो गया, विकलांग हुआ। महिला जननांग विकृति, महिला के जो जनन के अंग है, ठीक है, उनमें उनमें कोई प्रॉब्लम हुई, उस अंग की वजह से क्या हुआ, बच्चा विकलांग पैदा हुआ। इस प्रकार की बीमारियां महिलाओं को क्या बना देती है, विकलांग बना देती है। ऐसे सबूत हैं जहां बौद्धिक विकलांग लड़कियों को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कमरे में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी सबूत मिले हैं कि कोई औरत जो कि विकलांग है दिमाग से, ठीक है, उसके घर के सदस्य द्वारा ही जबरदस्ती उसे घर के अंतर्गत एक कमरे में बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार की भी चीजें देखने को मिलती हैं समाज में। जागरूकता और संसाधनों की कमी खराब स्वास्थ्य देखभाल और खराब यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का अधिक जोखिम पैदा करती है। ठीक है, तो जागरूकता की कमी, संसाधनों की कमी,
ठीक है। खराब स्वास्थ्य की देखभाल, खराब यौन और प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, विकलांगता के काफी बड़े आप कह सकते हैं कारण है। नतीजतन विकलांग लड़कियां विभिन्न प्रजनन रोगों की चपेट में आ जाती हैं। तो अगर किसी महिला के जननांग में प्रजनन का जो अंग है वो खराब है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, बच्चे विकलांग पैदा होंगे। क्या आ जाएगी, विकलांग के साथ कई अलग अलग रोगों की चपेट में आ जाती हैं। कई विद्वान विकलांग महिलाओं और लड़कियों की आवाज, कई विद्वान जो है, बड़े बड़े लोग जो है, वो विकलांग महिलाओं और उनकी आवाज और सामाजिक बहिष्कार के अनुभवों को अपने लेखन में ला रहे हैं। ऐसे जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े जो लेखक हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, विकलांग औरतों की जो आवाज है वो अपनी लेखन के अंतर्गत ला रहे हैं। मतलब वो लिख लिख के समाज को उन विकलांग औरतों के बारे में बता रहे हैं और विकलांगता और लिंग की उपन्यास समझ विकसित कर रहे हैं। हाल के दशकों में अनीता घाई और आशा हंस जैसे विद्वानों ने भारत में विकलांग महिलाओं और उनके अधिकारों के मुद्दे का पता लगाया और पता लगाया है। ठीक है, तो जो अनीता घई है और आशा हंस है, इन लोगों ने क्या करा, भारत की ये आप कह सकते हैं बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने विकलांगता के बारे में पता लगाया और उनके बारे में लिखा। दुनिया भर में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए उनके पास सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पहल की गई। तो दुनिया भर में या फिर आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग महिलाओं का केस लड़ने के लिए या फिर उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए क्या करा गया है, सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए लोगों ने पहल करी। एक वैश्विक पहल, जैसे अनुच्छेद 6 सीआरपीडी में बताया गया है कि विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकार का उल्लेख किया। विकलांग जो आप सपोज करिए कि जो विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, उससे ज्यादा कोई नहीं, उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि उसने अपने जीवन में क्या क्या फेस किया है। ठीक है, तो वही लोग अपने बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो इसीलिए विकलांग महिलाओं ने विकलांग महिला और लड़कियों के अधिकारों का उल्लेख किया है और यह प्रकट करती है कि राज्य की पार्टियां यह मानती हैं कि विकलांग महिलाएं और लड़कियां कई भेदभावों के अधीन है। तो जो राज्य में जो पार्टियां हैं वो ये जानती हैं या फिर ये मानती हैं कि जो विकलांग महिलाएं या लड़कियां हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है और वो भेदभाव के अधीन है और इस संबंध में उन्हें सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो वो पार्टियां ये भी मानती है कि उन्हें उन्हें उपाय करना चाहिए ताकि जितनी भी विकलांग महिलाएं या लड़कियां हैं उनके मानवाधिकार जो है, उनकी मौलिक स्वतंत्रता है, ठीक है, वो उसका पूरी तरह से आनंद उठा सके। दूसरा है कि राज्य के पक्ष महिलाओं के पूर्ण विकास, उन्नति, सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपयोग करेगा, उपाय करेगा। तो उनका यह भी मानना है कि जो राज्य है वो महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए, उन्नति और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगा, उपाय करेगा, ताकि उन्हें वर्तमान कन्वेंशन में निर्धारित मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का प्रयोग आनंद की गारंटी दे जा सके। कि राज्य, महिलाएं मानती है कि राज्य जो है वो उन महिलाओं के लिए काम करेगा ताकि उनको क्या मानवाधिकार और मौलिक जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो सके, इसकी गारंटी भी राज्य ही देगा। 2010 में स्थापित वीमेन इनेबल्ड इंटरनेशनल सभी विकलांग महिलाओं और लड़कियों मानवाधिकारों की वकालत करता है। तो 2010 में एक स्थापना की गई थी वीमेन इनेबल्ड इंटरनेशनल की, ठीक है, जिसका काम क्या था कि महिलाओं के जो मताधिकार है, आपके सॉरी महिलाओं के जो मानव अधिकार है उनकी वकालत करने का उसका काम है।